Hello dear students, good afternoon. This is Archit sir. I am going to introduce about this today's topic, that is respiratory system, and what is the significance of respiration. We can discuss this, okay? And in the previous lectures we discussed about blood and the functions of blood and its components, और उसके बाद बाकी जो टॉपिक्स हैं उनमें हमने जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ, जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। आई होप कि आपने वो लेक्चर्स को अच्छे से समझा होगा। एंड आज का जो टॉपिक है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एक चैप्टर जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें ये हम समझ लेते हैं कि कैसे हम ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे की जाती है, और ब्रीदिंग प्रोसेस के द्वारा कैसे फूड का ऑक्सीडेशन होके कैसे एनर्जी ली जाती है, मिल जाती है। और इसमें ये जो पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का या ब्रीदिंग का, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर देखा जाए तो वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है जो एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं, सो दैट कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म की जाए। दिस फंक्शन वी कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, ओके। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उनको डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन है क्या बेसिकली, ओके। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। उसके साथ साथ हम फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं उसका डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको, ओके। देन ब्रीदिंग का मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा। ब्रीदिंग के 2 स्टेप्स, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। और रेस्पिरेशन में जो डिसऑर्डर्स रहते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन फर्स्ट। देखिए, रेस्पिरेशन जो है इट इज़ द प्रोसेस of oxidation of food or glucose to release energy। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो हम फूड लेते हैं, ठीक है, वो फूड हमारे बॉडी में जब पूरी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब जो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होके हर सेल तक पहुँच जाता है। तो इस तरह से सेल्स में जब ये ग्लूकोज पहुँचता है, इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट करता है, ठीक है, पास हो जाता है, ठीक है। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, ओके। और एनर्जी रिलीज़ होने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। So respiration is not a single step process, but it is a multi-step process. How this respiration takes place inside the body, inside the cells. So let's understand this, okay. सिंपली मैं आपको ये प्रोसेस अगर समझा दूँ सिंपल लैंग्वेज में, हम जो फूड लेते हैं, ठीक है, उस फूड को पहले डाइजेस्ट किया जाता है, मतलब उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके,
एब्जॉर्ब होने के बाद वो फूड जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सारे सेल्स तक पहुंचाया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इतना हम सब जानते हैं, इस प्रोसेस कॉल्ड एज एसिमिलेशन। ओके, तो इस तरह से ये फूड या ग्लूकोज इज़ द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सो एसिमिलेशन जब प्रोसेस होता है, पूरे सारे सेल्स तक ये फूड कंपोनेंट्स पहुंचाए जाते हैं। ओके, इस तरह से सेल्स के अंदर जब ये फूड पहुंच जाता है, क्या चीज़, फूड या ग्लूकोज, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम का काम तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा एक सिस्टम है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो क्या करता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से जो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन इंस्पायर होने के बाद हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स से वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर हमारे ब्लड में चला जाता है। ठीक है, ब्लड इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये ऑक्सीजन हमारे इन सेल्स तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से सेल्स में फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी पहुंच जाता है। ये ऑक्सीजन इस फूड के साथ मिलता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, जिस केमिकल रिएक्शन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, प्लस एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं हमारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने में। तो फूड खाने का मकसद जो है, और ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, सांसें, ठीक है, ऑक्सीजन लेने का मकसद और फूड खाने का मकसद जो है वो यही है कि ये दोनों आपस में मिलके एक केमिकल रिएक्शन करे, फूड और ऑक्सीजन आपस में मिले और वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, जिस एनर्जी को हम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। समझ गए बात को? ओके, अब क्योंकि ये प्रोसेस होने के लिए एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है, जो कि ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और ये प्रोसेस होने के लिए भी एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं जिसको? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये दो बड़े इम्पोर्टेंट और अहम सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो इस प्रोसेस, इस केमिकल रिएक्शन को होने में जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस रिएक्शन को हम एरोबिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एरोबिक रिएक्शन, जो हमारे सेल के अंदर के जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को क्योंकि सेल्स के अंदर होता है, इसीलिए इसको हम, इस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बाद में बात करेंगे। आज जो टॉपिक रहेगा हमारा, दैट विल बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसका वो कैसे रोल प्ले करता है इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होने में और एनर्जी हासिल करने में। ठीक है, सो रेस्पिरेशन जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, रेस्पिरेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज के साथ ये जो ग्लूकोज है, इसमें कैसे ऑक्सीजन ऐड होके एनर्जी रिलीज करता है। ओके, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर देखा जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि रेस्पिरेशन जो है ये एक वेल डेवलप्ड सिस्टम की वजह से होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, अच्छा, सो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। एक ही
स्टेप में होने वाला प्रोसेस नहीं है। ओके, इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। वो स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हम बात करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सबसे पहले अगर हम नॉस्ट्रिल्स की बात करें, ठीक है, ये जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं नोज़ के पास, ये यहाँ से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत करते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन की एंट्री होती है। ऑक्सीजन इंटर होता है, ठीक है, ये अंदर के नेज़ल चैम्बर्स जिनको हम बोलते हैं, ओके, या नेज़ल पैसेज बोलते हैं, ठीक है, अंदर के दो चैम्बर्स, बीच में एक बूंद होती है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे दो चैम्बर्स होते हैं। वो चैम्बर्स आगे जाके फेरिंक्स में ओपन होते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन जब पास होता है नॉस्ट्रिल से, फिर नेज़ल चैम्बर्स, फिर फेरिंक्स। ओके, फेरिंक्स एक कॉमन पैसेज होता है, दैट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एज वेल एज एयर। फूड और एयर दोनों चीज़ें फेरिंक्स के थ्रू पास हो जाती है। फेरिंक्स के बाद एक लैरिंक्स वाला पार्ट आता है, ठीक है, जिसको वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ओके, अच्छा, वहाँ से एक पाइप की शुरुआत होती है, जिसको हम विंड पाइप या ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। ओके, ट्रैकिया के ऊपर वाले पोर्शन, लैरिंक्स वाले एरिया में एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको हम एपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एपिग्लॉटिस एक ढक्कन का काम करता है, जो कि लैरिंक्स और ट्रैकिया के एंटीरियर साइड में पाया जाता है। ओके, ये एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है लंग्स के अंदर फूड पार्टिकल्स जाने के लिए, प्रिवेंट करता है। ओके, मतलब ये एक कार्टिलेजिनस, ऐसे एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो which prevents the entry of food to enter into the trachea. ट्रैकिया जो है ये फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं, और वो प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। लंग्स में फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई की इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी, ठीक है, इनटू ब्रोंक्यूल्स। अल्टीमेटली ये जो एल्वियोलाई नाम के एक जिनको एयर सैक्स के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लंग्स के नीचे एक मस्कुलर ऑर्गन जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है ब्रीदिंग में। ओके, सो एयर का जो पैसेज है वो नॉस्ट्रिल्स से उसकी शुरुआत होती है, और एल्वियोलाई पे लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स होते हैं, ओके, एयर, उनको एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं, विच आर द यूनिट्स ऑफ गैशियस एक्सचेंज। वहीं से ऑक्सीजन एक्सचेंज होके ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जाता है। वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज। तो ये ऑर्गन्स जो मैंने आपको सारे बताए, इसको हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में हम इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारे ऑर्गन्स क्लियरली देखने को मिलेंगे। ये जो नेज़ल कैविटी है जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, नाक के अंदर की कैविटी, जिसको हम नेज़ल कैविटी के नाम से जानते हैं। सामने में यहाँ पे दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रिल से एयर इंटर होके नेज़ल कैविटी में जाता है। ओके, नेज़ल कैविटी के बाद अंदर जो पार्ट है जिसको हम फेरिंक्स के नाम से जानते हैं, फेरिंक्स। ओके, अच्छा, फेरिंक्स के जस्ट नीचे आपको लैरिंक्स वाला ऑर्गन देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, या उसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स इज द
common passage. It is the common passage for both food as well as एयर. फूड और एयर दोनों चीज़ों के लिए एक कॉमन पैसेज होता है, मतलब यहाँ से फूड और एयर दोनों चीज़ें पास हो जाती है और यहीं पे फिर अलग अलग पाइप, दो अलग अलग पाइप्स निकलते हैं. एक को हम विंड पाइप बोलते हैं या ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, और दूसरा जिसको फूड पाइप बोलते हैं, जो कि इसके पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है. ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं इसोफेक्स, इसके बिल्कुल पीछे इसोफेक्स होता है. फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं, फूड पाइप. ओके. अच्छा, इसके बाद आपको एपिग्लॉट्स, ये एपिग्लॉटिस है ये वाला पार्ट. ठीक है, आप देख सकते हैं फेरिंग्स और जो लैरिंग्स है, मतलब ये जो दो एरियाज़ हैं इनके बीच में आपको ये कार्टिलेजिनस फ्लैप देखने को मिलता है. दिस इज़ कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस. ये कार्टिलेज का बना होता है एंड इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ट्रैकिया और द विंड पाइप. ओके. अब ट्रैकिया की बात करें, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप. ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्यूब होता है जो हमारे गले के नीचे से पास हो जाता है. ओके. और चेस्ट में, यहाँ पे चेस्ट में पहुँचने के बाद यहाँ पे ये क्या हो जाता है, बाइफुरकेट हो जाता है, मतलब दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये दिख रहा है आपको. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाती है, बाइफुरकेशन हो जाती है. ओके. सो ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज विंड पाइप, जहाँ से एयर की पैसेज, जहाँ से एयर पास हो जाता है. और इसमें आपको ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स अगर आपको दिख रहे हैं, these ring like structures are made up of cartilage. ठीक है, they are basically incomplete C shaped rings. okay, इसमें present होते हैं incomplete rings होते हैं, C shaped होते हैं, C shaped. और ये ट्रैकिया के ऊपर ये जो रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्रैकिया की क्या हो जाती है, बाइफर्केशन हो जाती है. ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. इनको हम मिला के बोलेंगे ब्रोंकाई. और सिंगुलर अगर बात करें तो ब्रोकस. अब क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में है तो इसको बोलेंगे लेफ़्ट ब्रोकस, और ये वाला राइट साइड में है इसीलिए इसको बोलेंगे राइट ब्रोकस. ओके. ये जो ब्रोंकाई है ना, ये ब्रोंकाई आपको देखने को मिलेंगे. ये कहाँ पे एंटर हो रहे हैं, ये देखो, ये एंटर हो रहे हैं लंग्स में. दीज आर लंग्स. ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, these bag like structures are called as lungs. Okay, these are called as lungs. This is right lung, ये right lung है, और ये क्या है, this is called as left lung. लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है, इट इज़ स्मॉलर एज कम्पेयर टू राइट वन. और इन लंग्स में आप देखेंगे बाहर से एक बोन्स का एक कवरिंग होती है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिनको हम रिब्स के नाम से जानते हैं. रिब्स, हमारे बॉडी में लगभग 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं. कितने? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं. 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. आगे आप पढ़ेंगे ये जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं. ओके, इनमें भी 3 टाइप्स होते हैं. वन इज़ कॉल्ड एज ट्रू रिब्स, एक को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, एक को हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स. ठीक है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स.
ट्रू रिब्स होते हैं, फॉल्स रिब्स होते हैं और फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। ट्रू रिब्स पहले के जो 7 पेयर्स होते हैं, पहले के जो मतलब फर्स्ट टू 7th पेयर जो रिब्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। पहले के जो 7 पेयर्स होते हैं रिब्स के, ठीक है, वो ट्रू रिब्स कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आगे से हमारे चेस्ट में एक बोन होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, आगे से वो स्टर्नम के साथ ज्वाइंट होते हैं और पीछे से वो वर्टिबल कॉलम के साथ ज्वाइंट होते हैं। मतलब ये रिब्स जो हैं ये आगे से इस तरह से स्टर्नम के साथ जुड़ते हैं और पीछे से वर्टिबल कॉलम के साथ जुड़ते हैं, इस तरह से एक केज डेवलप करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिब केज। क्योंकि ये दोनों साइड से जुड़े रहते हैं इसलिए इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। ओके, ये भी जुड़े रहते हैं दोनों साइड से, ठीक है, बट दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टर्नम एंटीरियरली। आगे से ये स्टर्नम के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होते हैं। इसमें 9th 10th 8th 9th और 10th पेयर्स, 8th 9th and 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब्स। इसी तरह फ्लोटिंग रिब्स आप देखेंगे, फ्लोटिंग रिब्स जिसमें 11th and 12th पेयर आता है। 11th and 12th पेयर को हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पीछे से वर्टिबल कॉलम के साथ जुड़े रहते हैं लेकिन आगे से क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। समझ गए बात? तो रिब्स की बात हो गई, ठीक है। इसी तरह जब हम लंग्स के अंदर की बात करते हैं, लंग्स के अंदर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको प्राइमरी ब्रोंकाई जो इंटर करते हैं दोनों लंग्स में इंटर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनकी अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर क्या होता है, इनकी ब्रांचिंग हो जाती है, ठीक है। दिस प्राइमरी ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है, ठीक है। ये प्राइमरी से जो निकलेंगे उनको सेकेंडरी बोलेंगे, सेकेंडरी से जो निकलेंगे टर्शियरी बोलेंगे। समझ रहे बात को? ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज़ प्राइमरी ब्रोंकाई, ओके, प्राइमरी, क्योंकि ये ट्रैकिया से ट्रैकिया की पहली डिवीजन है ना, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी से जो डिवीजन निकलती है, देखो यहाँ से जो ब्रांच निकली इसको सेकेंडरी बोलेंगे। सेकेंडरी के ऊपर जो ब्रांच निकली इसको टर्शियरी बोलेंगे। ये देखो ये टर्शियरी है। टर्शियरी के फर्दर जो इसके ऊपर ब्रांच निकलेगी इसको बोलेंगे, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स। इनको ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ब्रोंक्यूल्स छोटी एयर पैसेज होती हैं, बहुत छोटी होती है, ओके। ब्रोंक्यूल्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं बहुत 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 बारीक होती हैं, बहुत छोटी होती है, ठीक है, ठीक है। वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे जाके टर्मिनेट होती है किसमें, एयर सैक्स में। ये देखो ये एयर सैक्स है, बहुत छोटी होती है, ठीक है। एयर सैक्स इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा होता है एयर सैक्स। इस एयर सैक को थोड़ा यहाँ पे इन्होंने इसमें हमने बड़ा दिखाया है इसको। एयर सैक में आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज एल्वियोलस, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल है, ये देखो ये ब्रोंक्यूल है, दिस इज एल्वियोलस और एयर सैक, ठीक है। एयर सैक ग्रेप्स के गुच्छे जैसा होता है, ओके। और इस एयर सैक के थ्रू आप देखेंगे पल्मोनरी वेन यहाँ से जाती है, कैपिलरीज यहाँ से जाती है, ओके। सो दीज एयर सैक्स या जिनको एल्वियोला के नाम से जानते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद ब्लड वेसल्स, दे आर एसोसिएटेड विद blood vessels like capillaries, they are associated with veins like pulmonary veins, okay. So we can say that ये जो ऑक्सीजन यहाँ से आया, ठीक है, ऑक्सीजन जो यहाँ से एंटर हुआ नेजल पैसेज से, फिर ठीक है कैविटी में गया, कैविटी से फिर इस फेरिंक्स में गया, ओके, फेरिंक्स से फिर ठीक है लैरिंक्स के थ्रू कहाँ गया, ट्रैकिया में,
ट्रैकिया से फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स वगैरह, अल्टीमेटली ये एयर जो है ना ये पहुंचता है कहाँ पे, एयर सैक्स में पहुंच जाता है। एयर सैक्स जो होते हैं ये काफ़ी थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। एयर सैक्स आप देखेंगे काफ़ी थिन वॉल्ड होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ एयर सैक्स, ठीक है, ये एक एयर सैक होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, ओके। जब यहाँ पे एयर आता है, एयर, ओके, तो ये एयर डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड में। यहाँ पे मैं एक कैपिलरी दिखाऊंगा, ठीक है, जिस कैपिलरी के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, जिस कैपिलरी के साथ ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वियोलाई में चला जाता है। So this is called as alveoli या air sac, and this is what is called as capillary. This is blood capillary. Okay. So जैसे जैसे ब्लड इस एयर सैक के थ्रू जैसे जैसे ब्लड कैपिलरी ब्लड लेके जाएगा, ऑक्सीजन ऐड होता जाएगा, इस तरह से ये ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है ना, तो वो लंग्स के थ्रू सर्कुलेट हो जाता है। लंग्स में जो एयर सैक्स होते हैं वो ऑक्सीजन अपना छोड़ता है ब्लड कैपिलरी में, इस तरह से ब्लड कैपिलरी क्या हो जाती है, इसके अंदर का ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में चला जाता है, लेफ्ट, ठीक है, साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करता है, आयोटा से बाहर उसको फेंकता है और पूरी इस तरह से पूरी बॉडी तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ओके। सो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है गैशियस एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं। सो एल्वियोलाई दे आर नथिंग, एल्वियोलाई क्या होते हैं, दे आर द यूनिट्स ऑफ, वी कैन से दे आर द यूनिट्स ऑफ गैशियस एक्सचेंज। यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, गैशियस एक्सचेंज हो जाता है, ओके। सो एटमॉस्फेयर से हमने एयर लिया, वो एयर हमारे बॉडी में चला गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू वो एयर चला गया, ठीक है। अल्टीमेटली वो एयर कहाँ पहुँचा, हाँ, एयर सैक्स के अंदर, जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई ने उस एयर को डिफ्यूज़ किया ब्लड के साथ, ठीक है। ब्लड उस ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद हर सेल तक वो ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, ठीक है, हर सेल्स तक वो ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, ओके। इस तरह से सेल्स में ऑक्सीजन का यूज़ हो जाता है और एनर्जी मिल जाती है। सो वी कैन से दैट द रेस्पिरेशन, ये जो प्रोसेस है पूरा, ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो चलें हम डिफरेंट स्टेप्स की हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के, ओके। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन अगर मैं आपको बता दूं, स्टेप्स ऑफ respiration. Respiration is not a single step process but it's a multi step process. मल्टी स्टेप प्रोसेस है तो कितने स्टेप्स होंगे इसमें, नंबर फर्स्ट, जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन के नाम से जानते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रीदिंग, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बोलो या पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलो, ये एक ही टर्म है। ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ओके, ये दूसरा प्रोसेस होगा। तीसरा प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो जाता है। नंबर फोर्थ प्रोसेस क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सॉरी इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या चीज़, इंटरनल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप, दैट्स कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन सिंपली मीन्स ब्रीदिंग, ठीक है। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब सांस जो हम लेते हैं, ठीक है, हम जो सांस लेते हैं, और एक्सपिरेशन हम जो सांस छोड़ते हैं। तो मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। हम जब सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेयर से हवा लेते हैं ना, और सांस जब छोड़ते हैं तो कहाँ पे छोड़ते हैं? एटमॉस्फेयर में। सो देयर इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ओके, सो वी कैन से ब्रीदिंग एक जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, एक्सचेंज किन के दरमियान होता है? बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। सो देयर इज़ द exchange of gases exchange of gases between lungs and atmosphere। इसी तरह एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब हमने ब्रीदिंग किया, इंस्पायर हमने किया, ऑक्सीजन लिया हमने एटमॉस्फेयर से, ठीक है, लंग्स में आ गया। लंग्स में वो ऑक्सीजन लंग्स से कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई के थ्रू वो ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है वापस। तो यहाँ पे एक एक्सचेंज होता है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता? सो वी कैन से ये स्टेप जो रेस्पिरेशन का ये वाला स्टेप है, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? बिकॉज there is the exchange of gases between lungs and the blood, ओके। इस तरह से ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है। ब्लड में ऑक्सीजन आने के बाद वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सो नंबर 3rd स्टेप विल टेक प्लेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है? ऑक्सीजन की अगर हम बात करें दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हमारे बॉडी में, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसके साथ ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाता है। उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है इसका नाम। व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन? सो हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड पिगमेंट है, ओके, एक प्रोटीन है, एक रेड कलर्ड पिगमेंट का एक प्रोटीन होता है हमारे सेल्स के, ब्लड के अंदर के जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या सेल्स, इनका आरबीसीज के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करता है, ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्ट कराता है ब्लड के थ्रू। समझ गए बात? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होने के बाद ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये हर बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाता है, ठीक है, बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है। वहाँ पे और एक एक्सचेंज हो जाता है सेल्स के पास, ब्लड और बॉडी सेल्स के दरमियान जो एक्सचेंज हो जाता है, दैट्स कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। द एक्सचेंज ऑफ gases between the blood capillaries and cells of the body, बॉडी के सेल्स और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान जो एक्सचेंज हो जाता है, मतलब ब्लड कैपिलरीज जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हुआ, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुआ ब्लड के थ्रू, वो ऑक्सीजन अब सेल्स को पहुंचाया जाएगा, ओके, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इंटरनल रेस्पिरेशन के बाद, इंटरनल रेस्पिरेशन जब होता है, जब ऑक्सीजन मिलता है पूरे बॉडी के पूरे सेल्स को, जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो ऑक्सीजन जो है ना वो यूज़ हो जाता है बॉडी के अंदर, तो वो जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट्स कॉल्ड एज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही फाइनल एक स्टेप होता है
जहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या चीज़, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज की हमने बात की, इसके साथ जैसे ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो फाइनल स्टेप है, इसी में हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और डाइजेशन का एक ही रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में, एक ही मकसद है इसका, वो ये कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। तो वो कैसे मिलता है? इस स्टेप में मिलता है, जिसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है, प्लांट्स में, जो प्लांट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है, दैट्स कॉल्ड एज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये एक स्टेप वहाँ पे आपको पूरे एक चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। कैसे? ये यहाँ पे तो मैंने एक फाइनल रिएक्शन बताई ना इसकी, ये एक फाइनल रिएक्शन है, फाइनल रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ये रिएक्शन होने में भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रिब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें एक बाद में एक फाइनल रिएक्शन के तौर पे हम इसको डिजिग्नेट करते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि रेस्पिरेशन से एनर्जी हासिल होती है। सो ये इस तरह से एक क्या है? मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो कितना रोल है इसमें? बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने डिस्कस किया। ओके, दिस इज़ हाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड पूरा, ठीक है, किस तरह से काम कर, किस तरह से एयर का पैसेज हो जाता है। ओके, और यहाँ पे हमने डिफरेंट स्टेप्स इसमें डिस्कस किए, रेस्पिरेशन कितने स्टेप्स में होता है। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। ओके, आपने इन्जॉय भी किया होगा इस चैप्टर को, या पूरी एक एक बात आपने समझी होगी इसमें। ओके, सो आई थिंक कि आज के लिए बस इतना काफ़ी है। इट्स एनफ फॉर टुडे, टिल टुमारो, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।